सभी किसान भाइयों को 2025 नए साल की पहले से ही शुभकामनाएं। और इस वीडियो पर हम एक ऐसी फसल के बारे में आपको बताएंगे, यदि आपने 2024 में टीपी कर दी तो फिर आपको 2025 में 3 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज इस वीडियो पर हम आपको तरबूज की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जब भी आप किसी फसल की टीपी करते हैं, जब भी आप किसी फसल का सीड लगाते हैं, तो उसी दिन यह तय हो जाता है कि आपको कितने दाम मिलने वाले हैं और आपकी कितनी कमाई होने वाली है। तरबूज एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन 200 कुंटल यानी कि 20 टन प्रति एकड़ निकालना बहुत ही आसान है। यदि आपको सही समय पर लगाना आ गया, यदि आपको सही भाव उसके मिल गए, तो आपको 3 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाना बहुत ही आसान हो जाता है। आज इस वीडियो पर हम संपूर्ण जानकारी तो लेंगे ही, साथ में हम आपको एक ऐसे विशेष समय के बारे में बताएंगे जो कि यदि आप उस समय का चयन कर लेते हैं तो ये आप यकीन मानिए आपको 3 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाना बहुत ही आसान है। आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि आपको दाम कम मिलने वाले हैं। 1 महीने का समय है। 1 महीने के अंदर में यदि आप उसकी हार्वेस्टिंग निकाल लेते हैं तो आपको सबसे अच्छे दाम बाजार पर मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम 5 पॉइंटों के आधार पर इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले पॉइंट पर हम जानते हैं जमीन की तैयारी के बारे में। जमीन की तैयारी में यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें प्लाऊ करना होगा और प्लाऊ करने के बाद जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं हमें पाटा लगाना होगा और इस पर हमें फिर बेड निकालनी होगी। बेड आप निकालेंगे 5 फीट की दूरी पर, ठीक है। उसके पहले आपको बेसल खाद की व्यवस्था करनी होगी। तो जैसे ही आप कच्ची बेड निकालते हैं, कच्ची बेड से हमारा मतलब ये होता है कि एक बार आप रेजर चला दें और रेजर चलाने के बाद जो बीच में नाली पड़ती है वहाँ पर आपको बेसल खाद डालनी है और गोबर खाद भी डालनी है। गोबर खाद यदि आपके पास उपलब्ध है तो कम से कम 3 से लेकर 5 ट्राली तक आप गोबर खाद प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालें। रासायनिक खाद यदि हम देखते हैं तो उसमें DAP 1 बैग आपको लेना है। MOP की मात्रा आपको 50 kg लेनी है क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा हमें ज़्यादा लगती है। और इसके साथ में फिर आपको लगभग 2 बैग आपको सुपर के लेने पड़ेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट की, ठीक है। और इसके साथ में फिर आपको लेना है क्या, आपको सागर का जो कि सीविड होता है और इफको कंपनी की आती है दानेदार के रूप में, तो लगभग 5 kg आपको कम से कम वह लेना है। और ये मिला के फिर आपको डाल देना है बेडों के ऊपर। और बेड के ऊपर डालने के बाद गोबर खाद हो या फिर रासायनिक खाद हो, फिर से आपको एक बार फिर से रेजर उसमें चला देना है। रेजर आप चला देते हैं तो वो जो खाद है, चाहे वो बेसल खाद हो चाहे फिर आपकी गोबर खाद हो, वो बेड पर ढक जाती है और वो जस्ट पौधे के नीचे आती है, ठीक है। हमें पूरी ज़मीन पर बिखेरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर बेड है सिर्फ उसी जगह पर, यानी कि जहाँ पर जड़ें होंगी पौधे की, हमें उसी जगह पर जो है खाद को डालना है, चाहे फिर वो गोबर खाद हो और चाहे फिर वो रासायनिक। अब इसके बाद आपको ड्रिप लगाना है और ड्रिप के बाद फिर आपको मल्चिंग लगानी है। मल्चिंग लगाना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप मल्चिंग लगाते हैं तो उसके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि खरपतवार की समस्या जो आपकी वो नहीं रह जाती है। दूसरा, इस पर आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है। कारण क्या है? कारण ये दोस्तों कि हम ठंड के समय पर लगाते हैं और ठंड के समय पर जब हम मल्चिंग लगाते हैं, एक तो हमारी ज़मीन जो है गर्म रहती है, दूसरी हमारी जो नमी है, जो हम पानी देते हैं, जो सिंचाई हम करते हैं, वो भी आपकी कंट्रोल पर रहती है, जल्दी से बाष्पीकृत होकर उड़ती नहीं है, यानी कि बार बार आपको पानी देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से यदि आप ड्रिप लगाएंगे और मल्चिंग लगाएंगे तो आपको उसके एक्स्ट्रा ही बेनिफिट मिलेंगे। आपका उत्पादन जो है वो बढ़कर ही मिलने वाला है। आप चाहे तो बिना मल्चिंग के भी लगा सकते हैं, बिना ड्रिप से भी कई किसान भाई हमारे लगाते हैं, तो आप लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अनिवार्य है, लेकिन यदि आप लगाएंगे तो फिर आपको उसके फायदे ही मिलने वाले हैं। 1 एकड़ पर 5000 के लगभग पौधे आपको लगाने हैं, ठीक है। आपकी 5 फीट की दूरी बेड की होगी और पौधे से पौधे की दूरी है वो 2 फीट आपको लेना है। तो उस हिसाब से नर्सरी बना लें और नर्सरी बनाने के बाद फिर आपको उस पर टीपी कर देनी है। टीपी करने के पहले आपको जो ट्राइकोडर्मा जो होता है हमारा पाउडर फार्म पर या फिर लिक्विड फार्म पर, उससे आपको कम से कम 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप ट्रिप पर छोड़ देनी है। तो उससे क्या होगा कि जो जमीन संबंधी हमारे फंगस होते हैं वो हमारे सारे समाप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें पौधे लाकर और पौधे की टीपी कर देनी है। टीपी कर देने के बाद हमें लगभग 8 दिनों के बाद ड्रिंचिंग लेनी होती है। ड्रिंचिंग पर आप 19-19 ले सकते हैं, साथ में होमिक एसिड ले सकते हैं साथ में, और एक आध चाहे तो आप फंगीसाइड भी ले सकते हैं। फंगीसाइड में चाहे तो COC ले सकते हैं या फिर रेडोमिल गोल्ड को भी ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड आप ले लें और इमिडाक्लोपिड ले लें या फिर एक्ट्रा ले लें, इनमें से कोई भी एक इंसेक्टिसाइड ले लें और आप फिर जो है ड्रिंचिंग उसकी कर देते हैं। लगभग 200 लीटर पानी हमें लगेगा पूरे 1 एकड़ पर। तो इस तरीके से आपका पहला टीका आपका हो जाता है। तो रोगों में यदि हम देखें तो इसमें खासकर लीफ माइनर आता है, एक फल मक्खी आती है, ठीक है। इसके अलावा कोई विशेष इस पर रोग नहीं आते हैं। लीफ माइनर के लिए आप क्या है, आप एवासीन चला सकते हैं, डेलीगेट चला सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट चला सकते हैं। आप फूल नहीं है तो उस समय पर आप जो है आपका प्रोफेक्स सुपर आता है,
प्रोफेनोसाइपर, उसको आप चला सकते हैं। तो समय समय पर आप यदि आप चलाते हैं तो आपको ये लीफ मैनर की समस्या नहीं। दूसरा, आप यदि नीम ऑयल का हफ्ते में एक बार स्प्रे ले लेते हैं तो आपको ये लीफ मैनर की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहती है। बात आती है अब फल मक्खी की। फल मक्खी के लिए ट्रैप आते हैं, फेरोमोन ट्रैप। उनका आप कम से कम 10 प्रति एकड़ से आप लगाएंगे और हर 15 दिनों पर उसकी जो लीव है वो आपको चेंज करनी होगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि फल लगने के बाद फिर आपको फल मक्खी का ट्रैप नहीं लगाना है, बल्कि फल लगने के पहले फूलों की अवस्था ही होती है हमारी, और उसी समय पर आपको जो है ट्रैप लगा देने हैं। क्या होता है कि छोटे फल होते हैं और छोटे फल पर ही जो है डंक मार देती है जो मक्खियाँ होती हैं वो, और वहीं पर इल्लियाँ हमारी जन्म ले लेती हैं, और बाद में जब फल बड़ा होता है तब हमें समझ में आता है ये चीज़ें। तो इस तरीके से आप यदि पहले फूल आते ही आप अगर ट्रैप लगाना चालू कर देते हैं तो फिर आप देखेंगे आपको ये समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आती हैं। हालांकि इसका आप रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक उपचार यदि आप चाहें तो इमेमेक्टिन बेंजोएट है, आप सुमो प्रिंट है, इनका इस्तेमाल कर सकते। तो काफ़ी प्रकार के कीटनाशक हैं, इनका समय समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फल मक्खी की समस्या नहीं आती है। फंगस जनित रोगों में यदि आप देखें तो आपको पाउडर की समस्या कभी कभी आती है। तो पाउडर की समस्या से बचने के लिए, ठंड का सीजन वैसे भी होता है, तो आपको जो लिक्विड सल्फर है या फिर फूल आने के पहले आप पाउडर फार्म वाले जो सल्फर होता है, हम उसका स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या फिर लिक्विड वाले का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि आप हफ्ते में एक बार स्प्रे करते रहते हैं तो आपको पाउडर मिल्ड्यू की समस्या नहीं आती है। यदि आ ही जाती है तो आप टेबिकोनाजोल है, आपका कस्टोडिया है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर रोको पाउडर होता है हमारा थायोफेनाइड मेथाइल, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी प्रकार के फंगीसाइड हैं, इनका इस्तेमाल करके आप पाउडर मिल्ड्यू की समस्या से दूर हो जाते हैं। अगर हम वैरायटी में देखें तो 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो गोल सेब वाला हमारा जो पुराना चलता था वो है। दूसरा फिर छोटा आता है, थोड़ा सा गोल तो नहीं होता वो, लेकिन इसकी लंबाई भी कम होती है, वो चलता है, अंडे आकार का होता है। तीसरा एक और आता है जिसे हम लंबा थोड़ा मान के चल सकते, काफ़ी लंबाई उसकी होती है, और लगभग ये समझ के चलें आपकी लगभग 1.5 फीट तक उसकी लंबाई आ जाती है। वो जो सेब होता है हमारा वो सबसे बढ़िया होता है, उसका चयन आप करें, ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसकी लंबाई जो हो, फल की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो, और फलों का जो साइज़ है 3 kg से ऊपर ही आना चाहिए। 3 kg से ऊपर यदि आपके फलों का साइज नहीं आता है तो फिर आपके फलों की डिमांड उतनी नहीं रहती है, आपको उनके भाव उतने नहीं मिल पाते हैं। तरबूज में यह खास बात है। तो वैरायटी में यदि हम देखें तो सागर सीड की सागर किंग, सिंजेंटा की आपकी सोवर किंग, ये बहुत बढ़िया वैरायटी है। सिंजेंटा की ही आपकी सिम्बा है, वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा नैनम्स की आस्था है। इसके अलावा रेड चिप के नाम से सिंजेंटा कंपनी की ही सीड आता है, वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और आप अपने एरिया पर देखें कौन सी वैरायटी आपके चलती है, काफ़ी कंपनियां हैं, और ध्यान आपको ये रखना है कि आपके एरिया पर जो साइज मैंने आपको जो बताया है, गोल साइज, थोड़ा अंडे आकार और फिर थोड़ा सा लंबा, उनमें से कौन सी वैरायटियाँ, कौन सा आपका आकार ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पर बिकता है, उसको पहले आप देखें, इसके सबसे आप वैरायटी का चयन आप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस वीडियो की खास बात कि यार सही समय का चयन कौन सा रहेगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, समय से हमारा क्या मतलब है? समय से हमारा ये मतलब होता है कि हम जिस समय पर हार्वेस्टिंग करके मंडी पर माल को ले जाते हैं उस समय पर हमें बाजार पर भाव सबसे अच्छे मिलने चाहिए, उस समय पर माल की डिमांड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे देश में क्या है, और हमारे देश क्या सभी देशों में रमज़ान का महीना आता है, ठीक है। मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो रमज़ान के महीने को बहुत ही महत्व देते हैं, और उस समय पर रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा जब रखा जाता है तो उस समय पर खासकर तरबूज और खरबूज, खीरा, इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो यकीनन आपको भाव भी अच्छे मिलेंगे। तो आप ऐसे समय का टारगेट यदि करते हैं कि आपकी जो फसल है वो ऐसे समय पर हार्वेस्टिंग हो रमज़ान के महीने में, तो आप देखेंगे आपको बाजार पर भाव सबसे बढ़िया मिलेंगे। इस साल जो रमज़ान का महीना है वो पूरे मार्च पर है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जो सीड लगा रहे हैं, आप जो वैरायटी लगा रहे हैं वो कितने दिनों की है। आप जितने दिनों की वैरायटी लगा रहे हैं उससे सब रमज़ान के महीने को टारगेट करके चलें, और उसके साथ आप वैरायटी को लगाएं, उस समय को आप लगा सकते हैं। तो दिसंबर का महीना इसके लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। दिसंबर के महीने में यदि आप लगाते हैं तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो मार्च के महीने में स्टार्ट हो जाती है, और उसी समय पर आपका रमज़ान पड़ रहा है। तो आपकी हार्वेस्टिंग यदि रमज़ान के महीने में होती है तो आपको यकीनन आपको बाज़ार पर भाव 20 रुपये kg से ऊपर ही मिलने वाले हैं, और डिमांड तो पूरे 1 महीने रहती है। मैंने आपको एक सटीक समय बता दिया कि यार इस समय पर हार्वेस्टिंग आपकी आनी चाहिए, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके चलते हैं तो आपको उसके जो भाव है सबसे बढ़िया मिलते हैं। नवरात्रि के समय पर भी जो 9 दिन होते हैं हमारे, वहाँ पर व्रत रखा जाता है, और वहाँ पर भी तरबूज की डिमांड काफ़ी होती है। तो आप ये 2 सीजन को टारगेट करके हर साल यदि आप देखेंगे तो आपको इस समय पर सबसे अच्छे भाव मिलते हैं तरबूज के, खरबूज के, खीरे के। तो दोस्तों, इस वीडियो पर हमने जाना कि तरबूज की खेती हम कैसे कर सकते हैं, उस पर रोग क्या आते हैं, उसका निदान क्या है। दूसरा, हमने सही समय के बारे में आपको बताया, और टॉप वैरायटी के बारे में आपको बताया। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।